Hello everyone, my name is Anjali. We at Straight Zero are trying to give you a platform जिस पे आपको यूपी के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और बहुत ही जल्दी और अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे, जिससे जो आने वाला यूपी पीईटी का एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन हमारा इजीली कैटर हो जाएगा। So as you can see on the screen, this is the first lecture in the series of UP current affairs, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें आने वाले 10-15 दिन में आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे बिफोर योर एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 1 on the screen. Which of the following cities of UP became the cultural and tourism capital of SCO? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन गया है? तो आंसर टू द क्वेश्चन आउट ऑफ द ऑप्शंस इज काशी। काशी हमारे पास क्या बन गया है? एससीओ। यहाँ पे एससीओ का मतलब क्या है? इट इज शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इन्होंने अनाउंस किया है फॉर द फर्स्ट टाइम के कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाई जाएगी हमारे पास आने वाले सालों में। कंट्री हमारे पास होस्ट नेशन होगा, वेन्यू होगा एससीओ समिट का, उस कंट्री में से एक सिटी को अनाउंस कर दिया जाएगा द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, राइट। तो क्योंकि इंडिया जो है इंडिया इज अबाउट टू होस्ट, इंडिया 2023 में एससीओ की समिट को होस्ट करने वाला है। तो जो पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल है वो इंडिया की बन जाएगी एंड दैट विल बी काशी। ठीक है, काशी विच इज ऑल्सो फेमस बाय द नेम ऑफ बनारस एंड वाराणसी इज नॉन टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड। और जब हम लोग एससीओ, जैसे फुल फॉर्म मैंने आपको पीछे बताया, द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में स्टैब्लिश हुई थी। इन मेंबर नेशंस के साथ ये एग्जिस्ट कर रही है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान इसके लास्ट सिग्नेटरीज थे। दैट वाज ऑन 9 जून 2017। जो इसकी समिट है 2022 वाली एससीओ की, वो हमारे पास हेल्ड हो रही है समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो आप उज्बेकिस्तान याद रखो, 22 वाली उज्बेकिस्तान में कंडक्ट की जा रही है एंड 23 वाली समिट ऑफ SCO nations will be held in India। और तभी काशी को और वाराणसी को क्या बना दिया जाएगा? द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। ये वाराणसी का लोकेशन है, मैप पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे फ्लो ऑफ रिवर गंगा भी नजर आएगा, जो मेजरली उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। तो अगर पूछ लिया जाता है कि वाराणसी इज एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो कौन सी रिवर बैंक पे है? बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। मैप पे भी हमें क्लियर कट नजर आ रहा है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज मेजरली जैसे गोमती, जिसके बैंक्स पे लखनऊ पड़ जाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हाईलाइट हो जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हर क्वेश्चन का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी ट्रांसलेशन भी हमारे पास गिवन है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है लैंग्वेज, वहाँ पे पॉज करो और उसको तसल्ली से रीड कर लो। ठीक है, ये मैप पे मैंने आपको शो करने का कोशिश किया है मेजर कॉन्टिनेंट्स, जहाँ पे जो हमने एससीओ नेशंस का बात किया, इन कंट्रीज का बात किया, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सब के सब एशियाई नेशंस हैं, एशिया पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Election Commission of India announced the election schedule for how many seats in the local body area of UP Legislative Council? तो भारत के चुनाव आयोग ने
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय निकाय क्षेत्र में कितनी सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। जब हम लोग यूपी में हाउसेस का बात करते हैं तो यूपी में दोनों हाउस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इट इज हैविंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज द असेंबली, दोनों हाउसेज, दैट इज बाइकैमरल। बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है टू हाउसेस। जैसे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा, ऐसे स्टेट्स में असेंबली एंड काउंसिल। तो 35 सीट्स पे इलेक्शंस ऑफ काउंसिल का हमारे पास बात किया गया है एंड देयर आर 6 स्टेट्स इन टोटल। मेरे पास टोटल 6 स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे 2 हाउसेस हैं। हर स्टेट के पास 2 हाउसेस नहीं है, बट देयर आर फ्यू स्टेट्स, दे आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। पहले जम्मू एंड कश्मीर बीइंग अ स्टेट के पास भी 2 हाउसेस थे, बट 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को डिसइंटीग्रेट करके यूटीज बना दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो 2 हाउसेस वाला कंसेप्ट वहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है। तो नंबर ये हमें पता है कि नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली, काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा किस चीज पे बेस्ड होते हैं? नंबर ऑफ सीट्स। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, and we are very much clear about the fact that UP is the most populated state. UP the most populated state of India. तो इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं हर जगह पे, असेंबली में, काउंसिल में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो इस डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पे पिक्चराइज करके याद करवाने की कोशिश की है कि यूपी में लोकसभा की सीट्स 80 हैं, 80 सीट्स ऑफ लोकसभा एंड 31 सीट्स ऑफ राज्यसभा हैं। यहाँ पे बाकी स्टेट्स की भी मेंशन है, अगर आपकी इच्छा हो तो यू कैन गो थ्रू देम, ठीक है। बट यूपी के पास मैक्सिमम सीट्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा है। अगर हम इसकी बात कर देते हैं नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो असेंबली में भी इसके पास बाकी सारी इंडियन स्टेट से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, दैट इज 403 एंड काउंसिल में इट इज हैविंग 100 सीट्स। इन्हीं 100 सीट्स में से 35 सीट्स के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास अभी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ से इजीली याद रखे जा सकते हैं, ठीक है। Third question on the slide is saying how many policemen from UP were awarded the Gallantry Award on Republic Day? Republic Day जो 26th of January को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन यूपी में से कितने पुलिसमैन को अवार्ड दिया गया है, गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 79 पुलिसमैन ऑफ यूपी और फ्रॉम यूपी गॉट द अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड। 39 पुलिसमैन थ्रू आउट द कंट्री, बट यूपी के 79 थे, ठीक है। इनको सेवा मेडल्स भी बोल दिया जाता है, गैलेंट्री मेडल्स को, और हर साल रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को दे आर बीइंग कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिया क्यों जाता है? टू ऑनर द एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, सेक्रीफाइस of the personals of the armed forces and other lawful constituted forces as well as civilians. तो सबको मेरे पास गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने कुछ भी हमारे पास करेजियस करके दिखाया है, ब्रेवरी वाला काम किया है। जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं दे आर कंप्राइज्ड ऑफ 2 कैटेगरीज। आप यहाँ डायग्राम में भी दे सकते हो। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, मतलब वो वाले अवार्ड्स जो वॉर में लड़ने और वॉर में जीतने या शहीद होने के बाद दिए जाते हैं। दे आर इन दिस ऑर्डर ओनली: परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब जब वॉर लाइक कंडीशंस नहीं है फिर भी आपने कुछ ब्रेवरी वाला किया है, सराहनीय किया है, तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये वाले अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसी ऑर्डर में दिए जाते हैं, ठीक है। द हिंदी ट्रांसलेशन ऑल्सो गिवन है, अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से इसको जरूर रीड कर लेना, ठीक है। Next question is saying how many persons from UP received Padma Awards for the year 2022? Again ये awards national level पे दिए गए और उसमें से कितने लोग यूपी के थे? तो आंसर is 14।
14 लोगों को यूपी के पद्मा अवार्ड्स कॉन्फर किए गए हैं, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 73rd रिपब्लिक डे था 2022, 128 Padma Awards for the year 2022 has been given. 14 persons उसमें से कहाँ से थे? यूपी में से। 14 people are from यूपी। It is provided in 3 categories. 3 categories में पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। इनका ऑर्डर ऐसे रहता है, पद्म विभूषण इज द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, देन पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट एंड पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट। ठीक है, और जो टॉप पे रहता है हमारे पास द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्ना। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और बाकी तीनों इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। इस बार के अवार्ड विनिंग्स में से 34 वर वुमेन एंड 10% इन द लिस्ट फॉल अंडर फॉरेन, NRI, PIO, OCI कैटेगरी, मतलब जो इंडिया से बाहर रहते हैं, और 13% को पोस्टमसली यानी उनकी डेथ के बाद ये अवार्ड दिया गया है इस साल आउट ऑफ 128 पद्मा अवार्ड्स। ये अगेन हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो याद रखना है कि 14 लोगों को यूपी से पद्मा अवार्ड्स कॉन्फर किए गए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हाउ मेनी चिल्ड्रन फ्रॉम यूपी हैव बीन ऑनर्ड विद प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड? यूपी में से कितने लोगों को, कितने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चाइल्ड अवार्ड दिया गया है इस साल? तो इट हैज बीन कॉन्फर्ड अपॉन 8 चिल्ड्रन। 8 बच्चों को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर अवार्ड दिया गया है, ऑनर किया गया है विद प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड। जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी को हर साल, और डेज एंड डेट्स इंपॉर्टेंट है, नेशनल डेज एंड डेट्स है, इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स है, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल का थीम था डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। तो थीम ऑफ 24 जनवरी इज डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑनर्ड 61 चिल्ड्रन, जिसमें से 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चे कहाँ से थे? यूपी में से थे। ठीक है, और इस साल के जो हमारे पास अवार्ड्स दिए गए हैं वो 2 साल के इकट्ठे दिए गए हैं, 21 एंड 22, एंड द सेरेमनी वाज हेल्ड वर्चुअली। यूपी का लोकेशन मैप पे आप लोग देख सकते हो। नंबर ऑफ स्टेट्स आर शेयरिंग द बाउंड्री विद यूपी। टोटल 8 स्टेट्स हैं इंडिया की दैट आर शेयरिंग द बाउंड्री। कोशिश करो मैप पे इनको हाईलाइट करने का और ट्राई टू आंसर दिस इन द चैट बॉक्स। देखने के बाद, इसी मैप में से देखने के बाद मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कि कितनी स्टेट्स, तो मैंने बता दिया कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री लाइन शेयर कर रही हैं। ठीक है, I will wait for your answers. Try to answer this. नेक्स्ट डायग्राम में हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे I tried to make you learn कि कितनी लैंग्वेजेस या कौन कौन सी मेजर लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं यूपी में। तो यहाँ पे मेजर लैंग्वेजेस में हिंदी, उर्दू, ब्रज भाषा हिंदी का ही डायलेक्ट, अंग्रेजी, अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी। दीज आर द मेजर लैंग्वेजेस, ठीक है, जो बोली जाती है यूपी वाले एरिया में। हिंदी इनका नेशनल लैंग्वेज है, ये भी आप याद रख सकते हो। हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज बट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, which of the following cities is the third most polluted city in the country? एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री हमारे पास हाईलाइट हुई है वाराणसी। इट इज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री, जो कि स्टेट यूपी में है। वाराणसी के बारे में हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं कि वाराणसी को काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट पॉल्यूटेड, द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड, 282 इसका हमारे पास रैंक है, मतलब इसका नंबर है ऑन द एयर क्वालिटी इंडेक्स। The air quality index measures the quality of air. It shows the amount and types of gases dissolved in the air. Air quality index से हमें पता लगता है कि जो pollution फैलाती हैं वो वाली gases किस मात्रा में exist कर रही हैं एयर में।
6 कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। अगर 0 to 50 है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो गुड है, मिनिमल इम्पैक्ट है। 50 to 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है। माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं टू द सेंसिटिव पीपल। 100 to 200 मॉडरेट ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू पीपल विद जिनके को प्रॉब्लम है, लाइक अस्थमा का प्रॉब्लम है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज है। 200 से 300 पोअर क्वालिटी में लाई कर जाते हैं, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू मोस्ट पीपल और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। अगर बहुत ज़्यादा देर वो इस पोअर क्वालिटी एयर में रहते हैं तो लंबे समय तक ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लोगों को। वेरी पोअर क्वालिटी रहेगी 300 to 400, जिसमें रेस्पिरेटरी इलनेस ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर्स विल बी देयर, मतलब परमानेंट क्या हो जाएगी, इलनेस हो जाएगी सांस लेने की रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मोर देन 400 स्क्वेयर क्वालिटी है, जिसमें क्या होएगा, इफेक्ट हेल्दी पीपल एज वेल एंड सीरियसली इम्पैक्ट दोज विद एग्जिस्टिंग डिजीजेस। जो हेल्दी हैं उनको उनके ऊपर भी इफेक्ट होगा, और जो ऑलरेडी बीमार हैं वो और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़ आपके पास आई हैं, गौतमपुरा, जौनपुर, अगेन फ्रॉम यूपी। तो यूपी की 2 सिटीज़ हो गई हैं, वाराणसी एंड जौनपुर। जौनपुर में 325 एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाराणसी 382, सीतापुर 264, माधीहोन 258, उन्नाव 236, नानपारा 227, पटना 222, Akbarpur 219 and Kanpur 204. तो these are the top 10 air quality index में जिन्होंने worst perform किया है। The same thing is given here, हिंदी translation। यहाँ पे इस डायग्राम में हम लोग वाराणसी और जौनपुर मैप कर सकते हैं कि कहाँ पे है। तो the location of जौनपुर and वाराणसी is ये रहा। This is जौनपुर on the map and this is वाराणसी on the map। तो ये लोकेशंस है उन सिटीज़ की जो मोस्ट पॉल्यूटेड हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन फ्रॉम द हाउस एंड द मेंबरशिप ऑफ द समाजवादी पार्टी इन यूपी। तो यूपी की निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में सदन और समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। किसने दिया है ऑप्शंस में से, ही इज नितिन अग्रवाल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। The Deputy Speaker of UP Legislative Assembly, he was the Deputy Speaker UP Legislative Assembly के नितिन अग्रवाल, he resigned, ठीक है, दोनों से, सीट से भी, असेंबली की सीट से भी और समाजवादी पार्टी से भी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ यूपी की बात की गई है यहाँ पे, और यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया है नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया। इंडिया में टोटल 8 नेशनल पार्टीज हैं। अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ पार्टीज मेरे पास यूपी की भी है एज इट इज। तो 8 नेशनल पार्टी सिंबल्स हैं, आई होप हम सबको पता होंगे कि किस किस पार्टी का सिंबल है। स्टिल मैं आप लोगों के लिए एक बार मार्क कर देती हूँ। ये हमारे पास कांग्रेस का सिंबल है, द हैंड इज द सिंबल ऑफ कांग्रेस, द लोटस और द कमल इज ऑफ बीजेपी, the sickle, the corn and sickle is the symbol of CPI, Communist Party of India का symbol है sickle and corn। This sickle, hammer and star, ये sickle है, ये hammer है, ये star है, ये symbol है CPI M के और CPM के, Communist Party of India मार्क्सिस्ट के symbol हैं। Clock is the symbol of NCP, National Congress Party। Elephant is the symbol of BSP, Bahujan Samajwadi Party। Flower and grass are the symbol of TMC, Trinamool Congress। This book is a symbol of NPP party, NPP, National People Party, and this is also the recent edition, जो recently मेरे पास बनी है National Party of India, NPP उसका symbol है, ठीक है। और ये वाली पार्टीज जो फेमस पार्टीज हैं, बीजेपी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अपना दल, समाजवादी पार्टी और द सोशलिस्ट पार्टी, दीज आर द फेमस नेशनल पार्टीज, फेमस स्टेट पार्टीज ऑफ यूपी।
इनके भी सिंबल्स यहाँ पे मेंशन्ड है जो फेमस वाली हैं ऑफ यूपी, जैसे कि ये वाला जो सिंबल है बो एंड एरो का, दिस इज ऑफ शिवसेना, जिसके ऊपर आज के टाइम पे फाइट हो रही है कि किसको दिया जाएगा, उद्धव ठाकरे वाले सेक्ट को दिया जाएगा कि शिंदे वाले सेक्ट को दिया जाएगा। एलिफेंट बीएसपी हमने पीछे भी बात कर दी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेशनल पार्टीज, दिस इज बीजेपी, वन ऑफ द नेशनल पार्टीज। द साइकिल इज ऑफ समाजवादी पार्टी, एसपी का सिंबल है ये, ठीक है। दिस इज कांग्रेस। ये हमने जो सिकल हैमर एंड स्टार का बताया था पीछे, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। दिस लालटेन इज द सिंबल ऑफ राष्ट्रीय जनता पार्टी, आरजेपी। राष्ट्रीय जनता पार्टी का सिंबल है मेरे पास द लालटेन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ उत्तर प्रदेश। आई होप दिस इज क्लियर। Eighth question is talking about in which of the following institutes of UP national level synthetic lawn tennis court and the basketball court was inaugurated. यूपी के निम्नलिखित में से किस संस्थान में राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर to the question is मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट। लोकेशन प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNNIT इज लोकेटेड इन प्रयागराज। प्रयागराज जिसका थोड़ा टाइम पहले ही नाम इलाहाबाद था, इसको रीनेम किया गया है पुराने नेम पे प्रयागराज। इलाहाबाद और प्रयागराज जो सिटी था, इट वाज फाउंडेड बाय अकबर। अकबर ने जब इसको फाउंड किया था तब इसका नाम हमारे पास इलाहाबाद रख दिया गया था और अब इसको रीनेम कर दिया गया प्रयागराज, विच इज ऑल्सो द लोकेशन, दिस प्रयागराज ऑन द मैप इज ऑल्सो द लोकेशन ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, जहाँ पे कुंभ मेला सेलिब्रेशंस भी होते हैं प्रयागराज पे। यहाँ पे गंगा, यमुना और किसी टाइम पे सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस होता था, ठीक है। और यही लोकेशन है, प्रयागराज इज ऑल्सो द लोकेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जो 82.5 डिग्री ईस्ट पे पड़ता है। इंडिया का टाइम जोन जहाँ पे एटॉमिक क्लॉक रखा गया है वो भी प्रयागराज में से ही पास होता है, ठीक है। ये एड ऑन इन्फॉर्मेशन था आप लोग के लिए। द बेस्ट अमंग द यूपी स्पोर्ट्स, यूपी में काफ़ी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं जैसे कि क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, राइट, इन ऑल द फॉर्म, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, मिडल एज, ये स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाते हैं। और कुछ और फेमस इंस्टीट्यूट्स भी हैं मेरे पास यूपी में, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ऑफ लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज इन गोरखपुर, मेजर ध्यानचंद कॉलेज ऑफ इटावा। तो यूपी नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, जितना बड़ा स्टेट, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे प्रयागराज का लोकेशन दोबारा से एक्सप्लेन किया मैंने। यू कैन सी ये रिवर है, द ब्लू पोर्शन इज द रिवर, ये ब्लू पोर्शन इज द रिवर। तो गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, दिस इज गंगा, दिस इज यमुना, यहाँ पे आके क्या हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं ये दोनों रिवर्स एट प्रयागराज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Kamal Khan from UP passed away due to a heart attack. He belonged to which of the following fields? कौन से फील्ड को बिलोंग करते थे कमाल खान जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट थे कमाल खान, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे, इनके बारे में बात करते हैं। ये जो फोटोग्राफ है, दिस इज नॉट ऑफ कमाल खान, दिस इज ऑफ रवीश कुमार। रवीश कुमार जो भी एनडीटीवी के ही हमारे पास, एनडीटीवी से ही बिलोंग करते हैं, ही इज द सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर, एनडीटीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं 1 मिनट में। सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कमाल खान के बारे में। जो कमाल खान है, ही वॉज मतलब जर्नलिस्ट फ्रॉम यूपी एंड ही वॉज एग्जीक्यूटिव एडिटर। जो रवीश कुमार है सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है और जो कमाल खान थे, ही वॉज द एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ एनडीटीवीज यूपी ब्यूरो, उत्तर प्रदेश ब्यूरो के, ठीक है। तो बीजेपी लेड उत्तर प्रदेश में बहुत से फॉल्स चार्जेस लगाए जाते हैं जर्नलिस्ट पे। अप्रॉक्सीमेटली 66 जर्नलिस्ट पे क्रिमिनल केसेस इन्होंने रिसेंटली क्या किए हैं, रजिस्टर भी किए हैं यूपी स्टेट ने। रवीश कुमार की बात करते हैं। रवीश कुमार
क्यों इम्पॉर्टेंट है नेम रिलेटेड टू एनडीटीवी? क्योंकि इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 2019 में, मतलब ही वाज वन ऑफ द अवार्डीज ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2019, जो इनको जर्नलिज्म के लिए ही दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जर्नलिज्म फील्ड में दिया जाता है। ही वाज द इंडियन रेसिपिएंट में हार्ट अटैक की वजह से, अ जर्नलिस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। 10th question, which of the following IITs has prepared the world's most advanced type of artificial heart? किस IIT ने मोस्ट एडवांस सबसे उन्नत प्रकार का कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आंसर टू द क्वेश्चन इज IIT कानपुर। तो यूपी में IIT कानपुर ने क्या किया है, इसको डेवलप किया है। The Hriday Yantra program has been prepared for this exercise by the School of Medical Campus, IIT campus, कानपुर के कैंपस ने। हृदय यंत्र जो प्रोग्राम है ये डेवलप किया गया है एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग, मोस्ट ऑफ द पंपिंग जो हमारे पास ब्लड सप्लाई किया जाएगा बाय द हार्ट टू द बॉडी, वो की जाती है बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो हृदय यंत्र है, हृदय यंत्र प्रोग्राम है, ये बैटरी ऑपरेटेड पंप है। It is a battery operated pump। जिन लोगों का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है प्रॉपरली काम नहीं करता और यू कैन से कि दे आर द लास्ट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर, उसमें इसको प्लेस किया जाएगा टू हेल्प इट टू वर्क मोर प्रॉपरली। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से काम करेगा तो यस, वो आर्टिफिशियल हार्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो दिस इज हृदय यंत्र प्रोग्राम जो हमारे पास डेवलप किया गया है बाय IIT कानपुर एंड इट इज प्रमोटिंग मेड इन इंडिया कैंपेन। एक ऐसा सिस्टम, एक आर्टिफिशियल हार्ट जो इंडिया ने खुद का बनाया है, खुद से बनाया है। यहाँ पे डायग्राम में आपको नंबर ऑफ IIT इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया का लोकेशन बताया गया है। जैसे यहाँ पे IIT कानपुर आपके पास है, दिस इज IIT कानपुर जिसने इसको डेवलप किया है। बाकी IIT रुड़की, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, IIT खड़गपुर, IIT हैदराबाद, मद्रास, ये सब मेरे पास इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस। दिस इज द लोकेशन ऑफ कानपुर, मतलब आप आसपास इफ यू वांट टू लाइक नो द नियर बाय सिटीज ऑफ कानपुर हमें पता होना चाहिए, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ कानपुर ऑन द डायग्राम दी गई है। 11th क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी हैज बीन लॉन्च्ड? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी शुरू की गई है? आंसर है इसका लखनऊ। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी। पैरा बैडमिंटन मतलब डिसेबल लोगों के लिए, जो अपना कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट खो चुके हैं, उन लोगों के लिए पैरा ओलंपिक्स कंडक्ट की जाती है और भारत ने पहली बार पैरा बैडमिंटन अकेडमी इंट्रोड्यूस की है, लखनऊ में बनाई गई है। और इसमें जॉइंट वेंचर है बेसिकली। जो गौरव खन्ना है नेशनल हेड कोच है, ठीक है, इज द नेशनल लेवल कोच ऑफ पैरा बैडमिंटन। तो इन्होंने एगिस फेडरल लाइफ के साथ मिलकर, इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर बनाई है दिस पैरा बैडमिंटन अकेडमी। आप ये डायग्राम में देख सकते हो पिक्चर में, ही इज गौरव खन्ना। ये जो पिक्चर है दिस इज ऑफ गौरव खन्ना। और उन्होंने एगिस फेडरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर पैरा अकेडमी, बैडमिंटन अकेडमी बनाई है। द अकेडमी हैज बीन लॉन्च विद द एम टू इम्प्रूव मेडल प्रोस्पेक्ट्स। 24 में जो पैरा ओलंपिक्स होने वाले हैं वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीत पाएँ, उस पर्पज से इस अकेडमी को बनाया गया है। और 24 पैरा ओलंपिक्स आर अबाउट टू हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। कहाँ पे होंगे? स्टेडे दे फ्रांस स्टेडियम में। आई होप दिस इज क्लियर। और पैरा ओलंपिक से हम लोग समझ चुके हैं जो लोग डिसेबल हैं, मतलब जो प्रॉपरली एबल नहीं है, एम्प्यूटी है, कोई ना कोई बॉडी पार्ट अपना खो चुके हैं, उनके लिए। 12th question on the screen, in which of the following districts of UP did the Prime Minister of India laid the foundation stone of Major Dhyanchand Sports University? भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये इंस्टीट्यूट, ये यूनिवर्सिटी मेरठ में खोली गई है।
मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट। आप मैप पे देख सकते हो, दिस इज द लोकेशन ऑफ मेरठ है। जो इंडिया की फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 2018 में बनाई गई थी, इट वाज इन अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर। तो ये मणिपुर में थी, अब जो बनाई गई है इट इज इन मेरठ। द यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड विद द विजन टू हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कल्चर एंड एस्टैब्लिश वर्ल्ड क्लास सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। कैसे हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं, वर्ल्ड लेवल का बना सकते हैं, उसके लिए बनाया गया ये। मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए उन पे बात करते हैं। ही इज मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद हॉकी विजार्ड थे, जादूगर बोला जाता था इनको हॉकी का इंडिया में नंबर ऑफ रीजंस की वजह से। मतलब इन्होंने 3 लगातार गोल्ड मेडल्स जीते थे 1928, 1932, 1936 ओलंपिक्स में लगातार दे हैव वन गोल्ड मेडल, तो इनको हॉकी विजार्ड ऑफ इंडिया बोला जाता था। मेजर ध्यानचंद का बर्थ डेट है इज 29th ऑफ अगस्त, तभी मतलब 29th ऑफ अगस्त 1905, जिसकी वजह से इस दिन हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था 1956 में। और जो खेल दिवस है, जो खेल दिवस 29th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, अगेन डेज एंड डेट्स के हिसाब से दिस इज इम्पॉर्टेंट। और इसका थीम क्या रहा 2022 में स्पोर्ट्स डे का? इट इज स्पोर्ट्स एज एन एनेबलर फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। याद रखो, अच्छी बात है क्योंकि डेज एंड डेट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आई एम रिपीटिंग इट, स्पोर्ट्स एज एन एनेबलर फॉर एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Jhansi railway station has been renamed as which of the following? तो झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम रीनेम किया गया है एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। झांसी लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस है क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में वो लड़ी थी, तो इट हैज बीन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई। सिर्फ यही एक रेलवे स्टेशन नहीं है जिसको रीनेम किया गया है, देयर आर नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन, जैसे मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बना दिया गया है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन को अयोध्या कैंट के नाम से चेंज कर दिया गया है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म भी हमारे पास यूपी में है, इन गोरखपुर। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1366 मीटर्स है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म वर्ल्ड का। यूपी लॉन्गेस्ट हाईवे इज NH2, नेशनल हाईवे 2, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड का पार्ट बन जाता है। और जो फर्स्ट ट्रेन यूपी में लॉन्च की गई थी इट वाज इन 1859, और ये प्रयागराज, जो बीच में इलाहाबाद बन गया था, आज फिर से प्रयागराज है, प्रयागराज से कानपुर तक था। झांसी का लोकेशन यूपी के मैप पे बिल्कुल ये सदर्न मोस्ट रीजन बन जाता है। ये जो रेलवे लिंक है देखो, ये कनेक्ट कर रहा है आगरा, धौलपुर, ग्वालियर, झांसी, और यूपी का लोकेशन ऑन मैप इज दिस। और जैसे मैंने बताया कि जो झांसी है वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस है, उनकी वजह से फेमस है। और रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ पे एक बड़ी फेमस पोयम लिखी गई है, बहुत ज़्यादा सुनते हैं हम इसको, जिसका नाम था, पोयम का नाम खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी। ठीक है, और इसके राइटर हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इम्पॉर्टेंट है पोयम ऑन द लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, जिनको कहा जाता था खूब लड़ी मर्दानी। ठीक है, शी फॉट बेटर देन द मेल ऑफ दैट बैटल ऑफ 1857, जो झांसी से लड़ रहे थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हिस्ट्री का एक मेजर टॉपिक बन जाता है, लॉर्ड डलहौसी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो अडॉप्टेड को बेटा नहीं माना जाएगा, एयर नहीं माना जाएगा, मतलब उसको अगला राजा नहीं माना जाएगा। इसी की वजह से झांसी पे अटैक हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई को लड़ना पड़ा था। Tourism allocates 500 करोड़ टू उत्तर प्रदेश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स? 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए किस पर्पज से? तो इट इज अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन। स्वदेश दर्शन स्कीम
टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, 500 करोड़ का एलोकेशन है, स्ट्रेंथनिंग द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए तो 500 करोड़ यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। ये जो स्कीम है एम्स टू प्रमोट एंड डेवलप हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इंप्रूव इंक्रीज करने के लिए। द टूरिज्म मिनिस्ट्री सैंक्शन 5 प्रोजेक्ट्स जिसमें 325 करोड़ बुद्धिस्ट सर्किट के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। बुद्धिज्म और यूपी का बहुत पुराना संगम है। यहाँ पे डायग्राम में बुद्धिस्ट सर्किट रिप्रेजेंट किया है मैंने। एज यू कैन सी हेयर जो मेजर एरियाज हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, दैट इज ये लुम्बिनी जो कि बुद्धा का बर्थ प्लेस है, ये नियर बाय यूपी है बट इन नेपाल है, ठीक है। फिर यहाँ पे बौद्ध गया का लोकेशन जो बिहार में चला जाता है, ये इनका एनलाइटनमेंट एरिया था जहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट मिली थी। फिर यूपी में आकर सारनाथ का लोकेशन आ जाता है जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था, सरमन दिया था। और एक लोकेशन फेमस कुशीनगर आ जाता है, कुशीनगर विच इज ऑल्सो फेमस फॉर द न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे डेथ हुआ था बुद्धा का। तो ये सारे लोकेशंस कनेक्ट हो जाते हैं बुद्धिस्ट सर्किट के अंडर, जिसकी डेवलपमेंट के लिए 325 करोड़ दिए गए हैं। जो जी किशन रेड्डी हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म है नेशनल लेवल के। द मिनिस्टर ऑफ यूपी फॉर टूरिज्म एंड डिफेंस श्री अजय भट्ट। तो इन लोगों ने मिलकर इस सर्किट को डेवलप करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर ये एलोकेशंस किए हैं। तो स्वदेश दर्शन स्कीम इज रिलेटेड टू टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई है। लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का है, हाउ मेनी विलेजेस नियर द नेपाल बॉर्डर हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रेवेन्यू विलेजेस। नेपाल के बॉर्डर के साथ, यूपी नेपाल के साथ बॉर्डर लाइन शेयर करता है, कितने ऐसे विलेजेस हैं जो रेवेन्यू विलेजेस अनाउंस कर दिए गए हैं, राजस्व गांव अनाउंस कर दिए गए हैं। आंसर इसका डी ऑप्शन है, 4 सच विलेजेस। कौन कौन से विलेजेस हैं ये? दे आर भवानीपुर, टेडिया, ढाकिया एंड बिछिया, जो कि मिहीनपुरवा तहसील ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में लाए करते हैं। तो दे आर बाउंड्री लाइन और नियर बाय द नेपाल बॉर्डर। यूपी का जो बॉर्डर लाइन एरिया है, जैसे हमने पीछे भी बात किया था एक क्वेश्चन में कि 8 स्टेट्स के साथ लगता है एंड इट इज ऑल्सो शेयरिंग द बाउंड्री विद नेपाल, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। तो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो हमारे पास बाउंड्री लाइन शेयर करती हैं नेपाल इसके साथ, बाउंड्री लाइन शेयर करती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं? तो यहाँ पे डायग्राम में 8 आप स्टेट्स ऐसे देख सकते हैं जो बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं विद यूपी, जैसे कि दिस उत्तराखंड इज द वन ऑफ देम, हिमाचल प्रदेश भी बाउंड्री लाइन शेयर कर रहा है यूपी के साथ, हरियाणा भी शेयर कर रहा है, फिर नीचे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और बीच में एक स्टेट जो हमने छोड़ दी है इज राजस्थान, ये स्किप हो गया। तो चलो 8 इसको मार्क कर देते हैं, इज राजस्थान। तो दीज आर 8 स्टेट्स दैट आर शेयरिंग द बाउंड्री लाइन एरिया विद यूपी। ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। I hope this is clear. This is the Hindi explanation. Again, the neighboring country जो बन जाती है it is नेपाल, और इसी के साथ इन लोकेशन पे 4 ऐसे विलेजेस हैं जो कि हमारे पास रेवेन्यू विलेजेस घोषित कर दिए गए हैं, राजस्व गांव घोषित कर दिए गए हैं। I hope this is clear to you people. इसको बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में कंपाइल करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये जनवरी मंथ ऑफ 22 के हमारे पास करंट अफेयर्स कंपाइल किए गए हैं। आगे वाले रिवाइज करने के लिए, आगे वाले मंथ्स रिवाइज करने के लिए यू हैव टू बी कनेक्टेड और अगले वीडियोस का आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए, डाउनलोडेड वर्जन चाहिए, तो यू हैव टू विजिट द पोर्टल ऑफ स्ट्रेट जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।